हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी के जीएसजीके के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 15 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे हो गए हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उसको भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग वीडियो को पढ़े हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2012 जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आया था उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे वे थे सी राजगोपालाचारी, पटाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा के वीडियो एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम जब आप एक्सप्लेन करती हैं तो एक्सप्लेनेशन दिखा दिया करिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछ लिया जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी यही थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे। ये एक भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी, वकील, लेखक तथा राजनेता थे। बाद में स्वतंत्रता के बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे। प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ केवल लोकसभा के पास है? धन विधेयक का पुनः स्थापन, आपात की घोषणा का अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, या राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाना। वो कौन सी शक्तियां हैं जो केवल और केवल, मतलब केवल लगा है तो ओनली समझ लीजिए, लोकसभा के पास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धन विधेयक का पुनः स्थापन और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ये जो है केवल और केवल लोकसभा के पास है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 3 दोनों। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में धन विधेयक का पुनः स्थापन और लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा और अनुसमर्थन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से, एक मिनट रुकिए, इसको हटा दें, एक मिनट, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। संविधान के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री होता है हमारे देश का, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर दल का नेता होता है, अतः प्रधानमंत्री का जो उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयन का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब प्लीज़ आप लोग ये कमेंट मत करने लगिएगा कि मैम आप देख कर बताती हैं। जब मैं बिना एक्सप्लेनेशन के आपको बता रही थी तो आप ही लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम एक्सप्लेनेशन दिखा के तब बताया करिए। जब एक्सप्लेनेशन मुझे दिखाना है तो मुझे ये वाला पार्ट जो है आपके सामने रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसका सही जवाब, देखिए मैं बहुत पहले जब पढ़ा रही थी तो मैं ये लेकर आती थी, लेकिन फिर बीच में मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आप लोग का ही कमेंट आने लगा कि मैम देख के आंसर बताती हैं, आपको याद नहीं है क्या? तो फिर मैं जो है इसको लाना बंद कर दी, केवल इसी पार्ट से आपको पढ़ाती और समझाती थी। फिर आपका कमेंट आया कि मैम इसको भी दिखाया करिए। अब मैं इसको भी शो करके आपको वीडियो दिखा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ये कमेंट मत करिएगा कि देख देख के पढ़ा रही हैं। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग के सहायक के रूप में हुआ। वर्तमान में योजना आयोग को ही नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। अगर पूछा जाए योजना आयोग समाप्त कब हुआ, तो 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, 1 जनवरी 2015 को। बाकी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि 1 और 2 सही है। किस कूट में आपको 1 और 2 दिया है? तो ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है 1 और 2। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है। अगर पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कहा गया है। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी उप राष्ट्रपति जो होता है, यही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। सभी सदस्य का मतलब क्या है? जो निर्वाचित हैं वो भी और जो मनोनीत हैं वो भी, इन दोनों को मिलाकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 63 में किया गया है और उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड क्या है? मूल सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक? इसका सही जवाब ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान यानी कि जब ये प्रश्न पूछा गया था, मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित तरीका थोक मूल्य सूचकांक था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उर्जित पटेल कमेटी की संस्तुति पर अप्रैल 2014 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति के माप के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI जो है वो प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। ठीक है, पहले में राज्य दिया है, दूसरे में उसका 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व दिया है, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, इन सबका जनसंख्या घनत्व बताना है। आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार राज्य का है। बिहार राज्य का इनमें से कोई भी जनसंख्या घनत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है, यहाँ पे 1102 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सबका जनसंख्या घनत्व तो अलग अलग दिया है। अगर बात करें बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व की, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व तो 1106 है, पश्चिम बंगाल का 1028 है, केरल का 860 है और उत्तर प्रदेश का 229 यानी 829 है, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 828 दिया है, अगर यहाँ पे 29 होता तो ये सही हो जाता। तो इस हिसाब से ये सारी ही गलत है, इनमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। बिहार का कितना है? 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का 829 है। तो इसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार राज्य का है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है। अगला क्वेश्चन, एल नीनो धारा निम्नलिखित में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? ऑप्शन दिया है दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट या उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। अल नीनो धारा जो है वो किस महाद्वीप से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। अल नीनो धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। एल नीनो एक सागरीय और जलवायु घटना है। इसकी उत्पत्ति क्रिसमस के आसपास पेरू के तट पर होती है। क्रिसमस यानी कि जो आने वाला है, क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को, इसी के आसपास पेरू के तट पे होती है। इसके कारण भारत आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि अल नीनो जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या नागालैंड? स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, या ऐसे राज्यों में होता है जहाँ पे जनजातियों की संख्या देखी जाती है। इसमें क्या होता है, जो जनजाति होते हैं वो जैसे आज यहाँ पे कृषि किए रहे, यहीं अपना आवास बनाए, यहाँ पे कृषि किए, अन्न उगाए, अगले दिन इस खेत को इसमें ही फसल काट के ऐसे छोड़ देते हैं और इसमें जो है आग लगा के छोड़ देते हैं, अगले दिन इस वाले भाग पे जो है ये अन्न उगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि नागालैंड सहित उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत आप सभी को पता है, उत्तर पूर्वी भारत क्या है? ये वाला जिससे आप सिस्टर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ये वाला जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा विवादों पे है चिकन नेक के कारण, यहीं पे जो है कृषि होती है। इसी को स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि एक कृषि प्रणाली है जिसमें वनों को समाप्त करके भूमि प्राप्त की जाती है तथा उन पर फसल उगाई जाती है। उसके पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है या पर्यावरण के रूप अनुचित मानी जाती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके बाद अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे उड़ीसा है मैग्नीज भंडारण में। ठीक है,
मैग्नीज उत्पादन में। अगर पूछ लिया जाए मैग्नीज का भंडारण कौन से राज्य के पास सबसे अधिक है, तो उड़ीसा जो है भंडारण में नंबर 1 पे है, उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक। अगला क्वेश्चन, कुल उत्पादन के सापेक्ष निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है? चावल, कहवा, रबड़ या गेहूं? किसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो कम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। चावल, कुल उत्पादन के सापेक्ष चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो कम है। इसका कारण यह है कि चावल मुख्य खाद्यान्न फसल है तथा 2 महत्वपूर्ण चावल उत्पादक देश चीन और भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ता ज़्यादा है, यानी कि खर्च ज़्यादा होता है। ठीक है। कहवा कहाँ का फेमस है, ये सीटेट में पूछा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कहवा के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 175 रुपये में बेचने की तुलना में यदि 4% अधिक लाभ होता है, तब वस्तु की लागत क्या होगी? 120 रुपये, 125 रुपये, 140 रुपये या 145 रुपये? एक दुकानदार है, उसके पास कोई वस्तु है, 180 रुपये में बेचने में 175 रुपये की तुलना में 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसको लिख के परसेंटेज के रूप में निकाल लेना है। 125 रुपये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी 125 रुपये। अगला क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी, तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या होगी? इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, AP = 1 - R/100 की पावर n। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे जब आप इस फैक्ट्स को रखेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 6400, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 49 रुपये की राशि को 150 बच्चों में बांटा जाता है। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे तथा प्रत्येक लड़के को 25 पैसे मिले, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 49 रुपीज़ हैं, इसको जो है 150 बच्चों में बांटा जाएगा। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे और प्रत्येक लड़के को 25 पैसे मिले, तो लड़कों की संख्या पूछिए। देखिए, निकालने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF ले लीजिएगा, वहाँ से आप इस तरह ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। ये GS GK वाले पोर्शन में पूछा जाता है और बहुत टफ नहीं होता है, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका आप PDF से देख लीजिएगा। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन सी 104 हो जाएगा। ठीक है। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में x का मान ज्ञात कीजिए। 1, 4, 10, x और 46, यानी कि एक पैटर्न के हिसाब से ऐसे श्रेणियाँ जो होती हैं वो चलती हैं। ये पैटर्न बेस होता है, बहुत ईजी होता है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी किस पैटर्न पे चल रहा है, 1 के बाद 4 कैसे आया? अगर 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक। अगर 4 × 2 करेंगे, 4 × 2, तो 4 × 2 यानी कि 4 दूनी 8 और +2 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। इसी तरह इसको करना है 10 × 2 + 2। 10 × 2 करेंगे तो 10 2 ज़ा 20 और +2 यानी कि 22, तो 22 आपका निकल के आ जाएगा। आगे का भी फैक्ट्स देख लीजिए कि ये श्रेणी जो है वो सही चल रही है कि नहीं। 22 × 2 और +2 जब आप करेंगे तो ये 46, क्योंकि 22 × 2 = 44 और 2 ऐड कर देंगे तो 46 निकल के आ जाएगा। तो 46 यहाँ लिखा है, तो इसके हिसाब से आपको पता चल गया कि इसका जो सही जवाब है वो 22 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक। इस तरह ये श्रेणी के हिसाब से चलते हैं। कभी कभी इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देता है, कभी कभी एक डिजिट को छोड़कर आगे ऐसे ऐसे चलता है। तो इसको जो है एक श्रेणी के हिसाब से चलाया जाता है। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ईजी होता है, आपको बहुत आसानी से 1 नंबर दे देगा। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप मत करा करिए। अगला क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने पहले महीने में अपने कुल धन का 25% व्यय किया, दूसरे महीने में केवल 50 तथा तीसरे महीने में 10% व्यय किया। 3 माह पश्चात उनके पास 1575 रुपये शेष बचे। उनके पास कुल धनराशि कितनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2400 रुपये उनके पास टोटल धनराशि थी। उन्होंने व्यय कैसे किया और निकाला कैसे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको PDF से मिल जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? ऊर्जा संरक्षण की, ऊर्जा उपभोग की, ऊर्जा संचरण की या ऊर्जा मुक्ति की? आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसके द्वारा पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, यानी जो प्रकाश आ रहा है उसका उपभोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, इसी को तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा उपभोग की एक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन क्रिया है। इसमें जल का उपचयन और ऑक्सीकरण के बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर का यानी ब्लड का प्योरिफिकेशन यानी ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? कहाँ पे होता है? हृदय में, गुर्दे में, यकृत में या फेफड़े में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा गुर्दा होता है यहाँ पे गुर्दा मतलब किडनी, जो किडनी होती है यहाँ पे जो है प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6 या विटामिन ई? तो सबसे पहले इन सब का साइंटिफिक नेम आपको बता देना है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B6 को का साइंटिफिक नाम क्या है? तो आपको बता दें, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन B6 को विटामिन ई को टोकोफोराल और विटामिन B6 को क्या कहते हैं? दिमाग से थोड़ा स्किप कर रहा है, अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विटामिन B6 को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन 2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड, विटामिन B4 को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा विटामिन B6 को किस, पायरिडीन शायद विटामिन B6 का नाम है, पायरिडीन, लेकिन एक बार आप कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा विटामिन B6 को किस नाम से जाना जाता है या इसका साइंटिफिक नाम क्या है। बाकी जो कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाते हैं वो विटामिन डी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होता है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है और विटामिन डी से हमारे शरीर की हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। ठीक है, और कैल्शियम और फास्फेट हड्डियों में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो, ब्रिक यानी कि किडनी, जब किडनी जो है कार्य करना बंद कर देगा तो क्या होगा? शरीर में वसा का संचयन होगा, शरीर में प्रोटीन का संचयन, संचयन यानी स्टोरेज, रक्त में शर्करा का संचयन होगा या रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ का संचयन होगा। नत्रजनित यानी नाइट्रोजन युक्त। तो आप सभी को पता है ब्रिक क्या कार्य करता है, किडनी क्या कार्य करता है? प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है, पूरे बॉडी के ब्लड को डिटॉक्सिफाइड करता है, यूरिया को अलग करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट होंगे वह पूरे बॉडी में एकत्रित हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिक दो भागों में बटा होता है, इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में पाया जाता है? कैसीन, लैक्टेल्यूबिन, लैक्टोग्लोबिन या एक में कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसीन। कैसीन प्रोटीन जो होता है ये गाय के दूध में पाया जाता है और जो गाय का दूध का रंग सफ़ेद होता है उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। वहीं पे बात करें, जो आप लोगों ने भैंस वगैरह का दूध देखा होगा उसका जो हल्का पीला रंग आता है उसके लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है? तो कैरोटीन प्रोटीन जो है, ये हमें गाजर से भी मिलता है कैरोटीन, ये दूध से भी मिलता है, ये दूध के पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर पूछा जाए दूध के हल्के रंग के लिए कौन सा प्रोटीन, तो कैसीन प्रोटीन, और दूध के पीले रंग के लिए कौन सा प्रोटीन, तो कैरोटीन प्रोटीन दूध के पीले रंग के लिए जो होता है वो जिम्मेदार होता है। बाकी दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया सदस्य कौन है? नामीबिया, दक्षिण सूडान राजगढ़, पूर्वी तिमोर, भूटान? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण सूडान राजगढ़ गणराज्य। प्रश्नकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, इसका नया सदस्य सूडान गणराज्य बना था। वर्ष 2020 को अंगोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना था। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यह मुख्य रूप से वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेले थर्निंग सिम्ट प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी कहाँ की? न्यूजीलैंड, मलेशिया, डेनमार्क या ब्राज़ील? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, डेनमार्क। हेले थर्निंग स्मिट जो है ये डेनमार्क की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वर्तमान में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है जो फार्मिक उद्योग के लिए विश्व में जाना जाता है। यह स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही की वे हिसाब परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान।
राजस्थान राज्य में एक ऐसा कानून प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही की बेहिसाब यानी एन अकाउंटेंट परिसंपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। यह संपत्तियां मुख्यतः भ्रष्टाचार का माध्यम बनती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2011 दिया गया था। आंग सान सू की को, बिल क्लिंटन को, दलाई लामा को, शेख हसीना, वाजिद को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दलाई लामा को। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2011 ये दलाई लामा को दिया गया था, लेकिन 2020 और 2019 में ये गांधी शांति पुरस्कार जो है ये 2019 में बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के कर्ता धर्ता थे, बांग्लादेश के जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ऐसे ये भी थे, लेकिन वर्तमान में इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन बांग्लादेश में चल रहा है। आप सभी को पता है इनकी मूर्तियाँ जो है तोड़ दी गई। इनकी बेटी ही शेख हसीना जो भारत में शरण ली हुई हैं, इनको 2020 में जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2019 का अगर पूछ ले तो ओमान के जो सुल्तान थे सईद इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह जो पुरस्कार है यह शांति और सद्भावना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2012 में भारत के शतरंज के 26वें ग्रैंड मास्टर बने थे। 2025 से रिलेट करके मैं इसलिए इस क्लास को नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ और फैक्ट्स मेरे पास जो है अभी है नहीं। इस वीडियो को इस क्लास को मैं एक बार फिर से आपके लिए बना दूंगी 2025 के फैक्ट से रिलेट करते हुए, ठीक है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने मेरे देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर 2012 का पूछा है तो मैं 2025 का भी आपको ज़रूर बताती हूँ करंट से रिलेट करके, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम नहीं बता पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगले वीडियो में आपको सारे फैक्ट्स एज इट इज़ जो है वो मिल जाएंगे। बाकी इसका जो सही जवाब उस समय के हिसाब से था वो मिशनरी ललित बाबू था। 2022 में इस बुक में 22 तक ही दिया है। सुब्रमण्यम जो थे ये 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में बने। अगर आपको पता है 2025 के ग्रैंड मास्टर कौन बने तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से और लोग को भी अपडेट हो जाएगा 2025 का, ठीक है, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। कालिदास आपसे कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी किताब है, तो कालिदास की है। इसको जो है यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया, चार्ल्स विलिकन्स, हेनरी कोलब्रुक, जोहानसन वोल्फगांग गेटे या फिर विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम जोन्स। कालिदास की जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम इसका अंग्रेजी में, यूरोपीय भाषा क्या होती है अंग्रेजी ही, तो इसमें जो अनुवाद करने वाले लेखक थे उनका नाम विलियम जोन्स था। भगवत गीता का अगर अंग्रेजी में अनुवाद पूछ ले तो चार्ल्स विल्कन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स जो थे इन्होंने ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी, 1784 में की थी। और इन्होंने ही अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। भगवत गीता जिसे आप गीता उपदेश के नाम से जानते हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, चार्ल्स विल्कन्स ने किया था, विलिसन ने। अगला क्वेश्चन, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, नरसिंह वर्मन सेकंड ने, राजा ने, राजेंद्र ने या कुलोत्तुंग ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजा ने। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने किया था। इस मंदिर को दक्षिण भारत में द्राविड़ स्थापत्य शैली के सभी मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस मंदिर में वैष्णव तथा शैव संप्रदाय की मूर्तियां जो हैं वो बनाई गई हैं। राजा प्रथम ने इसकी जो है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था, मीर सैयद अली, अब्दुल शमन, दशमन या फिर अब्दुल हसन। यानी जहांगीर के टाइम में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, सही जवाब ऑप्शन डी मीर सैयद अली, अब्दुल हसन एवं दशवंत ये अकबर के समय के थे। बाकी ये जो था ये जहांगीर के समय के था। इसे व्यक्ति चित्र बनाने में दक्षता हासिल थी, यानी ये व्यक्तियों को देखकर उनका चित्र जो है वो बना देता था। जहांगीर ने इसे नासिर उद जमा की उपाधि भी प्रदान की थी। जहांगीर खुद अपने आप में एक कलाकार था, ठीक है, तो यह कलाकारों का सम्मान भी करता था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला कांग्रेस अध्यक्ष दिया है, दूसरा अधिवेशन दिया है, यानी किस कांग्रेस अधिवेशन कौन से किसके द्वारा कहाँ पे किया गया है, ठीक है। पहला दिया है डॉक्टर एम एस अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस।
में से अगर आपका किसी का नहीं पता है तो 1925 में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कानपुर अधिवेशन का जो है अधिवेशन जो है किया था। इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, कहाँ पे? कानपुर में। इनका तो पता होगा। सुभाष चंद्र बोस ये हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे। इन दोनों का अगर पता चल गया कि बी का 2 और डी का 1, तो देख लीजिए आपको किसी न किसी ऑप्शन में ये जो है मिल जाएगा, बी का 2 और डी का 1। सी का 2, सी का 2, आपको केवल ऑप्शन सी में ही सी का 2 और डी का 1 दिख रहा है। बाकी 2 आप ऐसे ही एलिमिनेट करके लगा सकते हैं कि डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं वो मद्रास में थे और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये नासिक की अध्यक्षता किए थे, सरोजनी नायडू कानपुर की और सुभाष चंद्र बोस हरपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपको मिला भी है, लिखा भी मिल जाएगा। M.S. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी। अगर प्रथम महिला पूछ लिया जाए तो एनी बेसेंट थी। 1917 में इन्होंने एनी बेसेंट ने किया था प्रथम महिला। और प्रथम भारतीय महिला पूछ ले तो ये सरोजनी नायडू थी जो कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे बहुत अच्छे से, जैसे अभी तक हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो पढ़ रहे थे, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, इसलिए इस तरह से आपको जो है वीडियो देना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए जल्दबाजी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया गया है। 2025 से रिलेट करते हुए नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू।